अध्याय 191। डुडियन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने चुपचाप बार्टन और अन्य टीम की गंध को महसूस किया जब वे मॉलिन रूज से बाहर निकल रहे थे। उसने अपना गीला कोट लड़की की ओर दिखाया और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए मुड़ गया। लड़की स्तब्ध और क्रोधित थी। वह लड़खड़ाती रही और इंतजार करती रही। डुडियन भीड़ में घुस गया और लड़की की नज़रों से बच गया। उन्होंने बॉलरूम छोड़ दिया और मॉलिन रूज से बाहर निकल गए। उन्होंने मॉलिन रूज के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर मिलान परिवार का झंडा देखा। वहां एक कोचमैन और दो शूरवीर अपने मालिक की प्रतीक्षा कर रहे थे। बॉलरूम में हल्की रोशनी थी, इसलिए लड़की को पता नहीं चला, लेकिन बाहर उजाला था। डुडियन को पता था कि केवल एक कोट का उपयोग करके खुद को दो शूरवीरों की नज़रों से छिपाना मुश्किल होगा। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस गाड़ी तक पहुंच गया जो उसका इंतजार कर रही थी। वह अंदर है। बार्टन ने डुडियन को गाड़ी पर चढ़ते देखा और घबराए स्वर में पूछा, हमें आगे क्या करना चाहिए? डुडियन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन विक की ओर देखा जो अंदर लेटा हुआ था। उसने क्रोएन की ओर देखा जो कोचमैन की स्थिति में बैठा था। चलो आर्टेमिस स्ट्रीट पर चलते हैं। आर्टेमिस स्ट्रीट। क्रोन डरा हुआ था क्योंकि अदालत वहां थी। उसने देखा कि डुडियन ने विवरण नहीं बताया है, इसलिए उसने रस्सी उठाई और गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए घोड़ों को कोड़े मारे। आर्टेमिस स्ट्रीट लिडा एवेन्यू से बहुत दूर थी। वहां पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। रास्ते में विक एक बार जाग गया, लेकिन डुडियन ने उसे मारा और बेहोश हो गया। रास्ते में उन्हें एक सुनसान गली मिली जहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। डुडियन ने विक की बांह पकड़ ली और उसे गाड़ी से उतार दिया। उसने उसकी पीठ पर कई बार थप्पड़ मारे। इस दृश्य को देखने वाले अन्य लोगों ने सोचा कि कुछ नशे में धुत रईस अत्यधिक शराब पीने के कारण बाहर उल्टी कर रहे थे। डुडियन विक को एक गली में ले आया जो मुख्य सड़क से बहुत दूर थी। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि विक को पैदल चलने वालों द्वारा पाया जाएगा क्योंकि वहां से कोई भी नहीं गुजर रहा था। डुडियन ने अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में लिटाया ताकि विक अधिक सो सके। इस तरह उसे जागने में थोड़ा समय लगेगा। डुडियन पीछे मुड़ा और वापस चला गया। उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 2 लोग अंदर गए जबकि एक गली से बाहर निकला। डुडियन ने विक का कोट पहना और बार्टन और जोसेफ से कहा, आप लोगों को यहीं इंतजार करना चाहिए। अगर वह जाग जाए तो राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाजें निकालें। यह क्या है? बार्टन ने उत्सुकता से चीनी मिट्टी के बर्तन को देखा। डुडियन ने कई तरीके समझाए और सिखाए और बार्टन और जोसेफ ने उनके निर्देश को दृढ़ता से याद रखा। हमें दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता क्यों होगी? जोसेफ ने पूछा। वह शर्मिंदा महसूस करेगा और जाने की कोशिश करेगा। डुडियन ने आगे कहा, हालांकि आपको उससे बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। वह चला जाएगा, लेकिन बस ये सुनिश्चित करें कि दूसरों को पता चले कि वह यहाँ आया है। बार्टन और जोसेफ ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है। जब डुडियन ने क्रोएन से कहा, चलो छठी सड़क पर चलते हैं, तो वे गाड़ी से उतर गए। क्रोएन ने पूरी तरह से कोचमैन की भूमिका निभा ली थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा बल्कि गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। 12वें घर में, डुडियन ने कहा। गाड़ी छठी स्ट्रीट पर 12वें घर के सामने खड़ी थी। यह एक छोटी सी जागीर थी। लॉन पर लाल फलों वाला एक विशाल पेड़ था। डुडियन को घर में 2 गंध महसूस हुई। हालांकि वह घर से बह रही डेकोन ह्यूई की गंध को हल्का सा महसूस कर सकता था। डुडियन ने मास्क पहना और घर के पास पहुंचे। उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक क्षण बाद दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। लगभग 30 साल की एक खूबसूरत महिला डुडियन को देख रही थी। नकाबपोश आदमी को देखकर वह डर गई। तुम कौन हो? मुझे अदालत ने जांच के लिए भेजा है। डुडियन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे दिवंगत डेकोन से संबंधित कुछ सामान उधार लेना होगा। खूबसूरत महिला हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, अंदर आओ। डुडियन ने सिर हिलाया। उसने चप्पलें पहनी और घर के अंदर चला गया। दूसरी मंजिल से एक और गंध आ रही थी। ऐसा लगता है कि यह गंध डेकोन ह्यूई के सबसे छोटे बेटे की थी। आपको किस प्रकार के दस्तावेज चाहिए? सुंदरी ने डुडियन की ओर देखा। डुडियन से पूछने पर उसे थोड़ा अजीब और संदेहास्पद लगा। डुडियन ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, क्या तुम अपने पति की सबसे मूल्यवान चीज नहीं थी? डुडियन की ओर देखते ही ब्यूटी घबरा गई। हाँ तुम। क्या तुम अदालत से नहीं हो? डुडियन ने कहा, आपके पति ने कुछ गलत किया है। उसने अपने जीवन से इसकी भरपाई की, लेकिन दुर्भाग्य से एक छेद रह गया क्योंकि उसकी मृत्यु सब कुछ कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे छेद भरना होगा। डुडियन की बातें सुनते ही खूबसूरत महिला कदम दर कदम पीछे हटने लगी। जब उसने नकाब पहने हुए उस आकृति को देखा तो उसकी आंखों में भय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति का हत्यारा उसके घर में उसके सामने खड़ा होगा। डर के कारण उसका शरीर कांपने लगा। मैं तुमने मेरे पति को क्यों मारा? राक्षस, क्या तुम अदालत के प्रतिबंधों से नहीं डरते? डुडियन ने उसके बोलने या चीखने का इंतजार नहीं किया। वह बाहर निकला और उसका मुंह बंद कर दिया। डुडियन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सुखद और त्वरित मौत दूंगा।
ये तुम्हारे पति की तरह नहीं होगी, जो बहुत दर्दनाक था। उसने मुझसे उसे मारने की भीख मांगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके हाथ ने उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। कच। डूडियन की अभिव्यक्ति उदास थी क्योंकि उसने धीरे से उसके शरीर को जमीन पर गिरा दिया। वह ऊपर जाने ही वाला था कि उसे सीढ़ियों से गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दी। वह घूमा और एक कपड़ा उठाया और महिला की ठोड़ी और होंठ पोंछे। फिर उसने अपनी जेब से हार निकाला और जमीन पर फेंक दिया। वह जाने की तैयारी कर रहा था तभी सीढ़ियों से बच्चे के कदमों की आवाज़ गूंजी। बच्चे ने अपना सिर फैलाया और चिल्लाया, अरे! ऐसा लगता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही डुडियन की नज़र बच्चे से मिली, उसका शरीर अकड़ गया। यह 8 साल का एक बालक था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को फर्श पर पड़ा देखा तो वह मुस्कुराहट और भी मजबूत हो गई। जब उसने एक अजीब मुखौटा पहने आदमी को देखा तो वह दंग रह गया। डुडियन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। पहली प्रतिक्रिया बच्चे को मारने की थी, लेकिन उसे याद आया कि उसने नकाब पहन रखा था। वह घूमा और तेजी से चला गया। उसने दरवाज़ा खोला, अपने जूते पहने और चप्पल अपने साथ ले गया। अगले ही पल वह गाड़ी में था और क्रोइन गाड़ी को चला रहा था। अध्याय 192। जब लड़के ने अजनबी को जल्दी से जाते देखा तो वह ठीक हो गया। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसने अपनी माँ को उठाया और घबराए हुए स्वर में बोला, माँ, उठो, उठो। जब बच्चे ने उसके शरीर को हिलाया तो महिला का सिर धीरे से घूम गया। लड़के का दिल डर से भर गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी माँ की धमनी को छुआ। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जज नहीं बनना चाहते थे, बल्कि डॉक्टर बनने की योजना बना रहे थे। शिक्षक ने उन्हें ये पहचानने के सरल तरीके सिखाए थे कि मनुष्य जीवित है या मृत। सांस की जांच करना, धमनियों को छूना आदि बुनियादी तरीके थे। अगर कोई गंभीर चोट होती तो सांस की जांच करके पता लगाना बहुत मुश्किल होता। हालांकि धमनियों को छूकर आप व्यक्ति की स्थिति का सटीक पता लगा सकते हैं। बच्चे के मस्तिष्क में हलचल होने लगी क्योंकि धमनी को छूते ही उसे कोई दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई। जब उसने सांसें जांचने की कोशिश की तो वह कांपने लगा, लेकिन नतीजा वही निकला। सभी महत्वपूर्ण लक्षण खत्म हो गए थे। जैसे ही उसने महिला के शरीर को पकड़ा, आंसू बह निकले। कुछ देर रोने के बाद उसे उस अजनबी का ख्याल आया। अपनी माँ की मृत्यु के कारण उसके हृदय में तीव्र घृणा जमा हो गई थी। वह तेजी से उठा और बाहर चला गया। हत्यारा बहुत पहले जा चुका था। कमरे में वापस जाते समय उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने सोने के हार की एक झलक तो देखी, लेकिन उसे छूने में झिझका। उसे उसकी माँ के बक्से में रखे गहनों के बारे में पता था। उसके समान कोई हार नहीं था। वह इसे उठाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उसके पिता ने सबूतों और उंगलियों के निशानों को नष्ट करने के बारे में उससे क्या कहा था। ये सोचते ही वह रुक गया और घूम गया। जब बच्चा घर से बाहर गया तो उसकी माँ फर्श पर लेटी हुई थी। अल्पविराम, अल्पविराम। डुडियन ने कोट और पैंट उतार दिए और अपनी जैकेट और कपड़े पहन लिए, जबकि क्रोइन गाड़ी को दूसरे उपनगर की ओर ले गया। वे जंगल की ओर चले गए। उन्हें बारिश के पानी से भरे एक छोटे तालाब से मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्रोइन ने गाड़ी तालाब के किनारे खड़ी की। डुडियन ने विक के कोट और पैंट को डिब्बे में फेंक दिया और यह पुष्टि करने के लिए गाड़ी की जांच की कि कोई अन्य सबूत तो नहीं बचा है। वह घोड़े की ओर गया और उसके सिर पर मुक्का मारा। टकराना। जानवर का सिर फट गया और लड़खड़ाकर गिरने से पहले उसका शरीर हिल गया। डुडियन ने घोड़े के शरीर वाली गाड़ी को तालाब में भेजा। चल दर। डुडियन ने यह पुष्टि करने के लिए एक बार फिर चारों ओर नज़र दौड़ाई कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। उसने क्रोइन को अपने साथ चले जाने को कहा। क्रोइन को आश्चर्य हुआ जब उसने डुडियन को पैरों के निशान के बारे में बात करते सुना। वे छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से चलकर लौट आए। वे वापस सड़क पर पहुंचे जहां बार्टन और जोसेफ उनका इंतजार कर रहे थे। डुडियन ने उन दोनों को डुडियन और क्रोइन का इंतजार करते देखा तो सीटी बजाई। गली से विक की गंध बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। बार्टन और जोसेफ डुडियन और क्रोइन की ओर आए। वे कुछ कहने ही वाले थे कि डुडियन ने उन्हें रुकने के लिए आंख का इशारा किया। चलो अब एक गाड़ी किराए पर लेते हैं। हमें विवरण के बारे में बाद में बात करनी चाहिए। वह कब गया? डुडियन ने गाड़ी में बार्टन से पूछा। बार्टन ने उत्तर दिया, आपके लौटने से लगभग 1 घंटा पहले। डुडियन को पता था कि डीकन ह्यूई की पत्नी की मृत्यु के समय में एक छोटी सी खामी थी। वह निराश हो गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अदालत मौत का पता लगाने में बहुत अधिक सावधानी नहीं बरतेगी। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा करना पड़ा कि इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। डुडियन ने उन्हें रेयान कैसल पहुंचते ही अपने कपड़े बदलने और ठीक से धोने का आदेश दिया। अल्पविराम, अल्पविराम। अगले दिन डुडियन और ओल्ड फुलिन एक साथ नाश्ता कर रहे थे। अधेड़ उम्र की नौकरानी कुछ मिनट पहले डाक सेवा द्वारा दिए गए समाचार पत्रों को सौंपते हुए अंदर आई। डुडियन ने कार्यभार संभाला और मेलन कंसोर्टियम के तहत एजेंसी द्वारा मुद्रित समाचार पत्रों पर नजर डाली।
सुर्खियां स्कॉट कंसोर्टियम पर हमलों से भरी थी, लेकिन असली लक्ष्य स्कॉट कंसोर्टियम द्वारा लॉन्च किए गए मैच उत्पादों की वैधता पर सवाल उठाना था। उनका मुख्य उद्देश्य ये प्रचार करना था कि माचिस कभी भी फायर सिकल की स्थिति को प्रतिस्थापित नहीं करेगी। डुडियन ने अन्य प्रकाशकों के समाचार पत्रों की जांच की। मैच पर रिपोर्टें थीं, लेकिन मूल्यांकन अधिक तटस्थ था। इसके अतिरिक्त 2 समाचार पत्रों ने माचिस के आविष्कारक के रूप में उनका नाम बताया। हालांकि उनका शीर्षक एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षु के रूप में प्रकाशित किया गया था। आखिरकार शिकारी एक नौकरी वर्ग था जो नागरिक आबादी से छिपा हुआ था। अब आप मशहूर हो गए हैं। बूढ़ा फुलिन अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराया। आपके पास सूची में एक नया शीर्षक जोड़ा जाएगा, श्रीमान डीन, महान आविष्कारक। डुडियन मंद मंद मुस्कुराए। ये देखना अजीब है कि पवित्र चर्च कीमियागरों का शिकार करता है, लेकिन माचिस और अन्य उत्पाद जो कि कीमिया पर आधारित हैं, औपचारिक चैनलों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा आविष्कारक को उसके विकास का श्रेय दिया जाता है। क्या ये कीमिया नहीं है? क्या ये बहुत सामान्य नहीं है? बूढ़े फुलिन ने पूछा। आप जंगल में स्वतंत्र रूप से उगने वाले जंगली फूल पा सकते हैं, लेकिन वे बेकार हैं। हालांकि यदि आप उन्हें फूलों की दुकान में ले जाते हैं तो आप उन्हें बेचकर पैसा कमा सकते हैं। फिर अगर हम मेरे और आपके कपड़े उतार दें तो हम सामान्य इंसान होंगे। हालांकि कपड़े पहनने के बाद मैं एक कुलीन हूं जबकि आप एक नागरिक हैं। तो यदि पवित्र चर्च को पता है कि ये आविष्कारक कीमियागर हैं, वे उन्हें अस्तित्व में क्यों रहने देंगे? क्योंकि स्कॉट कंसोर्टियम ऊपरी तौर पर पवित्र चर्च की ओर से उत्पाद का उत्पादन और विपणन करने जा रहा है। आपने माचिस का आविष्कार किया है, लेकिन इसे ऐसे लिखा जाएगा जैसे आपने इसे बनाने के लिए प्रकाश के देवता की इच्छा का पालन किया है। ओल्ड फुलिन ने आगे कहा, पवित्र चर्च के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के देवता ने सभी चीज़ों का निर्माण किया है। कंसोर्टियम द्वारा विपणन किए गए आविष्कारों को चिन्हित करना होगा कि सभी उत्पाद भगवान के निर्देशों के अनुसार बनाए गए थे। तो आविष्कारक एक कीमियागर है जिसने पवित्र चर्च के सामने घुटने टेक दिए हैं। डुडियन ने पूछा, ऐसे बहुत से कीमियागर हैं जो पवित्र चर्च की शरण लेंगे। मुझे लगता है कि आप तत्वों के मंदिर के बारे में जानते हैं जिसने सभी महान आविष्कारकों को इकट्ठा किया था। डुडियन को स्वाभाविक रूप से मंदिर के अस्तित्व के बारे में पता था। बाहर से लाए गए सभी संसाधनों को मूल्यांकन और परिभाषित करने के लिए तत्वों के मंदिर में ले जाया जाएगा। डुडियन ने कहा, कहने के लिए पवित्र चर्च के पास बहुत सारी शक्ति है क्योंकि यह बाहर के भूमिगत मार्गों को नियंत्रित करता है। बूढ़े फुलिन ने अपना सिर हिलाया। अंधेरे चर्च को कभी कम मत समझो। जब आप बंद दरवाजों के पीछे व्यापार करते हैं तो अधिक फायदे होते हैं। डुडियन ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप अच्छे आस्तिक नहीं हैं। डुडियन हंसे। ओल्ड फुलिन ने उत्तर दिया, आप गलत हैं। मेरा विश्वास हमेशा दृढ़ और मजबूत रहा है। क्या तुम्हें अब भी विश्वास है? डुडियन ने पूछा। क्या पैसा एक विश्वास नहीं है? अध्याय 193। डुडियन मुस्कुराए और सेना द्वारा प्रकाशित अखबार ले लिया। घटना डीकन ह्यूई की हत्या से संबंधित है। हत्यारे ने फिर से काम किया। डीकन ह्यूई की पत्नी मैरी की हत्या कर दी गई। मजिस्ट्रेट ने पूरी रात तलाशी ली है और हत्यारे की पहचान के संबंध में ठोस सबूत हैं। कल दोपहर दिवंगत डेकोन ह्यूई की पत्नी मैरी की उनके घर में हत्या कर दी गई। जांच के अनुसार कुछ पड़ोसियों ने एक नकाबपोश संदिग्ध को दिवंगत डेकोन के परिवार के घर में प्रवेश करते देखा था। मजिस्ट्रेट के पास हत्यारे की पहचान के संबंध में ठोस सबूत हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंतिम सारांश देखते ही डुडियन के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। आप किस बात से इतने खुश हैं? डुडियन के सामने बैठे बूढ़े फुलिन ने उसके चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दिया। उसने अखबार चेक किया था, लेकिन चूंकि उसने चश्मे का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वह अखबार पढ़ नहीं पाया। डुडियन ने अखबार सौंप दिया। बूढ़े फुलिन ने अखबार चेक किया और डुडियन की ओर देखा क्योंकि उसके चेहरे पर आश्चर्य था। क्या तुमने ये किया? डुडियन ने उत्तर दिया, नहीं, यह मिलान परिवार के एक सदस्य द्वारा किया गया था। बूढ़ा फुलिन स्तब्ध रह गया। अल्पविराम अल्पविराम। मिलन परिवार का महल। भोजन कक्ष ग्रेनाइट से बना था। मिलन परिवार के सदस्य एक के बाद एक आए और अपनी जगह पर बैठ गए। 7 या 8 नौकरानियां उस मेज के पास खड़ी थीं जो 1 दर्जन मीटर लंबी थी। मिलान परिवार के बूढ़े मुखिया मेज के शीर्ष पर बैठे थे क्योंकि यह मुखिया के पद का प्रतिनिधित्व करता था। इस वर्ष वह 63 वर्ष का होने वाला था। कुछ समय हो गया है जब वह अपने जीवन के बाद के वर्षों का आनंद लेने के लिए अपने पद से पीछे हट गए हैं। उनके सबसे बड़े बेटे हाबिल ने परिवार की कमान के तहत सभी उद्योगों और कंपनियों का प्रबंधन किया। हाबिल एक 40 वर्षीय मध्यम आयु वर्ग का परिष्कृत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह वृद्ध पितामह के दाहिनी ओर सही स्थान पर बैठा था। आइए भोजन के लिए प्रार्थना करें, पुराने कुलपति एलेक्स ने कहा। जैसे ही बूढ़े पितामह ने ये शब्द कहे, मेज के दोनों ओर बैठे सभी लोगों ने बातें करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रकाश की पुस्तक से शिक्षाएं पढ़ना शुरू कर दिया।
भगवान का धन्यवाद करें क्योंकि उन्होंने हमें भोजन दिया। भगवान का धन्यवाद करें क्योंकि उन्होंने हमें धन दिया। भगवान का धन्यवाद करें। प्रार्थना समाप्त होने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। चलो खाना खाते हैं, एलेक्स ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। सब लोग खाना खाने लगे। जब उन्होंने भोजन करना शुरू किया तो एक युवा व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरा और मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। वह प्रार्थना पढ़ने लगा और उसके बाद खाना खाने लगा। विक, तुम इतनी देर से क्यों आए? हाबिल, जो एलेक्स के दाहिनी ओर बैठा था, चिल्लाया। विक ने देखा कि वह अपने पिता से बच नहीं पाएगा। मैंने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। ज्यादा सो गया। क्षमा करें। ठीक है, हाबिल ने ठंडे स्वर में कहा, आपको अपने भाई और बहन से सीखना चाहिए। आप एक शूरवीर हैं और आपको वैसा ही बनना और व्यवहार करना होगा। भले ही आपको भूमि की रक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े, कम से कम शूरवीर की महिमा को अपमानित न करें। विक ने ईमानदार स्वर में कहा, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है। बच्चे ने थोड़ी झपकी ली, इसका तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलेक्स ने हाबिल से फुसफुसाया। हाबिल ने आह भरते हुए कहा, पिताजी, आपने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। एलेक्स ने विक को देखते हुए मुस्कुराया, मैंने सुना है कि हाल ही में आप और मेल परिवार की नन्ही मिस बहुत करीब हैं। क्या आप उस छोटी लड़की में रुचि रखते हैं? विक को लगा कि उसके भाइयों और चचेरे भाइयों की ईर्ष्यालु दृष्टि उस पर है, परंतु उसके हृदय में गुप्त रूप से अभिमान था। उसने नम्रतापूर्वक कहा, दादाजी, मैं तो सारा से जेनी के बारे में पूछ रहा था। एलेक्स ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप उसे उसके पहले नाम से बुलाने में सहज हैं। यदि आप कभी भी ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। यह अच्छा होगा यदि आप लोग शादी कर लें। हाबिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। स्टेक काटते समय उसने अपना सिर झुका लिया। कभी कभी वह अपना सिर उठाकर विक को उदासीनता से देखता। यह उसे याद दिलाने के लिए था कि वह बहकावे में न आए। विक ने अपने पिता की ठंडी निगाहों को देखा और अपना सिर खुजलाया। दादाजी, मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा। अच्छा लड़का। मिलान परिवार के एक व्यक्ति को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। एलेक्स हंसा। जैसे ही एलेक्स की आवाज़ धीमी हुई, एक प्रबंधक जल्दी से हॉल में भाग गया। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और उसने एलेक्स से कहा, मास्टर, एक समस्या है। मजिस्ट्रेट से शूरवीरों का एक समूह आया है। वे तोड़ना चाहते हैं। हाबिल प्रबंधक को डांटने वाला था क्योंकि उसने शिष्टाचार का पालन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी बातें सुनी उसके दिल में कई विचार आए। वह तुरंत खड़ा हुआ और एलेक्स से कहा, पिताजी, मैं जाकर देखूंगा। एलेक्स ने उसकी ओर देखा, इससे निपटो। मैं करूंगा। हाबिल ने सिर हिलाया और प्रबंधक के साथ भोजन कक्ष से बाहर चला गया। वे महल के दरवाजे पर आए। वहां शूरवीरों का एक दस्ता था जिसका नेतृत्व दो हस्तियां कर रही थीं जिनके पास चांदी के कवच थे। उनके बैज मजिस्ट्रेट के शूरवीरों के रूप में उनकी पहचान का प्रतीक थे। दरवाज़ा खोला गया और हाबिल चुपचाप उनके अंदर आने का इंतजार करने लगा। हालांकि उसका दिल आशंकित था क्योंकि उन दो चांदी के कवच का मतलब था कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने पर दृढ़ था। आमतौर पर यदि कोई स्पष्ट कारण न हो तो एक मजिस्ट्रेट उनके परिवार को नाराज नहीं करेगा। कौन सी हवा तुम्हें यहाँ उड़ा ले आई है? हाबिल ने बात करने की पहल की जब उसने उन्हें करीब आते देखा। जब वे महल के प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे तो अनुशासनात्मक शूरवीर उनके स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहा था। उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। जैसे ही उन्होंने हाबिल के शब्द सुने, दोनों अनुशासनात्मक शूरवीरों की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें हाबिल मिलन होना चाहिए। आज हम चल रही जांच के कारण आपके बेटे को अदालत में ले जाने आए हैं। हाबिल स्तब्ध था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसके बेटे के पीछे आएंगे। उन्होंने सोचा कि उनके व्यवसाय में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं हाबिल मिलन हूं। मेरे बेटे का नाम विक है। वह एक शूरवीर है। अदालत उसके लिए क्यों पूछेगी? कुछ गलतफहमी होगी। गलतफहमी। दाहिनी ओर के अनुशासनात्मक शूरवीर ने ठंडे स्वर में कहा, आपका बेटा एक हत्या के मामले में शामिल है। इस बात के ठोस सबूत हैं कि आपका बेटा डीकन ह्यूई का हत्यारा है। कोई गलतफहमी नहीं है। इसके अलावा बेहतर होगा कि आप उसे छोड़ दें। अगर हम आज उसे नहीं लेते हैं तो अदालत तुरंत उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। क्या मेरा बेटा हत्यारा है? जब उन्होंने एक हत्या के मामले का जिक्र किया तो हाबिल को थोड़ी राहत मिली। हालांकि जब अनुशासनात्मक शूरवीर ने स्पष्ट किया कि मामला डीकन ह्यूई की हत्या के बारे में था तो हाबिल का दिल कड़ा हो गया। एक सामान्य हत्या के मामले की प्रकृति और एक उपयाजक की हत्या दो बिल्कुल अलग चीजें थीं। यह असंभव है, हाबिल ने जल्दी में कहा। मेरे बेटे के लिए डेकोन को मारना असंभव है, ह्यूई। कोई गलतफहमी होगी। इस मामले के पीछे एक और कारण है। दूसरे अनुशासनात्मक शूरवीर, जिसके चेहरे पर तलवार का निशान था, ने कहा, हमने काफी गहराई से जांच की है और कोई गलतफहमी नहीं है। अब यदि आप संघर्ष करना जारी रखते हैं तो इसे अपराध को छुपाना माना जाएगा। हाबिल ने अनुशासनात्मक शूरवीर की कुंद अभिव्यक्ति को देखा। थोड़ा झिझकते ही उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अपने बगल वाले प्रबंधक को आदेश दिया, विक को बाहर बुलाओ।
अनुशासनात्मक शूरवीरों द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर स्टीवर्ट स्तब्ध रह गया। हालांकि हाबिल का आदेश सुनते ही वह ठीक हो गया और जल्दी से महल में लौट आया। थोड़ी देर बाद विक्की को घर का नौकर बाहर ले गया। एलेक्स विक के पीछे चल रहा था। एलेक्स के पीछे 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं थीं। 2 अनुशासनात्मक शूरवीरों को देखकर विक का चेहरा सफ़ेद और पीला पड़ गया। उसने जल्दी में कहा, वहाँ कुछ गलती होगी। मैं डीकॉन को नहीं मार सकता, ह्यूई। मैं ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात क्यों करूँगा। ये वह है, वह छोटा लड़का जो अनुशासनात्मक शूरवीरों के पास खड़ा था, चिल्लाया। दोनों अनुशासनात्मक शूरवीर, एलेक्स और हाबिल, हैरान थे। विक को घूरते हुए बच्चे की आंखें लाल और नफरत से भरी थीं। हाँ, ये वही है, मैंने उसे कल देखा था। अध्याय 194। विक ने बच्चे की ओर देखा। बकवास करना बंद करो। तुमने मुझे कहाँ देखा है, छोटे शैतान। बोलते समय उनका स्वर घबराया हुआ था। यदि वह विक पर हमला करने के लिए दौड़ा तो अनुशासनात्मक शूरवीर ने छोटे लड़के की बाँह पकड़ ली। तुम हत्यारे हो, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैं बदला लेना चाहता हूँ। छोटे लड़के ने संघर्ष किया लेकिन वह अनुशासनात्मक शूरवीर की पकड़ से दूर नहीं जा सका। जब उसने विक को देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। विक का चेहरा बदसूरत था जब उसने दोनों अनुशासनात्मक शूरवीरों को देखा। आपको ये बच्चा कहाँ से मिला? वह मुझे बदनाम कर रहा है। बकवास। क्या आप जानते हैं कि यदि आप एक महान व्यक्ति की निंदा करना जारी रखेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है? चेहरे पर तलवार के निशान के साथ अनुशासनात्मक शूरवीर ने जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि आप अदालत की नज़र में हैं? वह डीकन ह्यूई का बेटा है। उसने आपको कल दोपहर को डीकन की पत्नी की हत्या करते हुए देखा था। विक और हाबिल चौंक गए क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि छोटा शैतान वास्तव में ह्यूई का बेटा था। क्या तुमने उसे अपनी मां को मारते हुए देखा? तुमने उसे क्यों नहीं मारा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसका चेहरा देखा है? हाबिल ने लगातार सवाल पूछे। छोटे लड़के ने उसे सुना और ऊपर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने उन्हें साफ करने के लिए हाथ उठाया। हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, ये वही कपड़े थे जो उसने कल पहने थे। मैं मानता हूं कि उसने कल मास्क पहना हुआ था। जब विकी ने अपने कपड़ों की ओर देखा तो वह चौंक गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे याद आया कि कल जब वह उठा तो उसने पाया कि उसका कोट छीन लिया गया था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक डकैती थी। इसके अलावा उसकी अलमारी में रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ और अतिरिक्त कोट थे, इसलिए उसने आज वही कोट पहना था। बच्चों की बात सुनकर हाबिल के दिल को राहत मिली। वह 2 अनुशासनात्मक शूरवीरों की ओर मुड़ा। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी है। मेरे बेटे के समान रुचि वाले कई लोग हैं, इसलिए ये हो सकता है कि हत्यारे ने वही कपड़े पहने हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरा बेटा था। शूरवीर का चेहरा उदास हो गया। क्या आपको लगता है कि हम अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ एक बच्चे के शब्द पर भरोसा करते हैं? लंबी बातें करना बंद करें। अब क्या आप उसे हमारे साथ आने देंगे या नहीं? हाबिल का चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अनुशासनात्मक शूरवीर का रवैया इतना सख्त होगा। साथ ही उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि जब डीकन ह्यूई की हत्या की बात आएगी तो मिलान परिवार अकेले मजिस्ट्रेट के गुस्से का विरोध नहीं कर पाएगा। भले ही संपूर्ण मिलोन कंसोर्टियम शामिल हो, परिणाम नहीं बदलेगा। वे छोटे छोटे मामलों को सुलझाने के लिए धन का उपयोग कर सकते थे, लेकिन एक उपयाजक की मृत्यु दूसरे स्तर पर थी। यदि उन्होंने निर्णय जारी किया कि विकी हत्यारा है तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। एलेक्स ने कहा, हाल के वर्षों में मजिस्ट्रेट काफ़ी अहंकारी हो गए हैं। मैं कार्यवाही देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से आऊँगा। वह बटलर की ओर मुड़ा। गाड़ी तैयार करो। बटलर दूर चला गया और गाड़ी लेने की जल्दी में भागा। विक और हाबिल के चेहरे बदल गए। वे जानते थे कि इस बिंदु पर चीज़ें अपूरणीय हो गई थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम परिणाम क्या था। अगर किसी रईस को अदालत में लाया गया तो परिवार की प्रतिष्ठा भी गिर जाएगी। इसके अलावा वे जानते थे कि यदि मजिस्ट्रेट की मामले पर गहरी पकड़ है तो वे लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। वे अदालत के सामने आए तथ्यों को लेकर चिंतित थे। आपको पहले जाना चाहिए, हम कुछ पता लगाएंगे। हाबिल ने विक की आंखों में देखते हुए आह भरी। विक ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं लेकिन कुछ करने में असमर्थ रहा। अनुशासनात्मक शूरवीरों के पीछे खड़ा एक शूरवीर हथकड़ी उठा लाया। हाथ उठाते ही विकी का चेहरा बदसूरत हो गया। जब हाबिल ने अपने बेटे को शूरवीरों द्वारा अदालत में ले जाते देखा तो उसकी नज़र उदास हो गई। अल्पविराम, आज का नाश्ता सचमुच अच्छा था। डूडियन ने अपनी बाहें फैला दीं। वह इस खबर से प्रसन्न थे। उसने एक कप चाय पी और ओल्ड फुलिन की ओर देखा। मैं अधूरा काम पूरा करने के लिए बाहर जाऊंगा। बूढ़े फुलिन ने दिलचस्पी से पूछा, क्या हुआ? यह मेरे मामले में अपील करने का समय है। डूडियन मुस्कुराया, मुझे आज़ादी की बहाली पूरी करनी है। फिलहाल उनकी पहचान एक ऐसे शख्स की थी जो जमानत पर था। हालांकि वह जेल से बाहर रहने में सक्षम था, लेकिन उसकी गतिविधियां सीमित होंगी। आखिरकार अपराधियों को दिए गए समय पर रिपोर्ट करने के लिए अदालत जाना पड़ा।
इसके अलावा यदि मजिस्ट्रेट ये निर्णय लेता है कि मामले के संबंध में नई प्रगति हुई है तो उसे कॉल पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसे अपराधी माना जाएगा। बूढ़े फुलिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने पूछा, क्या आप मेलोन कंसोर्टियम के खिलाफ पूरी ताकत से उतरना चाहते हैं? नहीं, मैं इतना भी अनुचित नहीं हूँ। डूडियन उठा, कुर्सी के पीछे से अपनी जैकेट उठाई और उसे पहन लिया। मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में खाना होगा। आखिरकार अगर मैं अंत में पूरा टुकड़ा एक बार में निगलना चाहूँ तो मेरा दम घुट जाएगा। अल्पविराम अल्पविराम मजिस्ट्रेट भवन, आर्टेमिस स्ट्रीट। एलेक्स गाड़ी से बाहर निकला और अपने पोते विक के साथ कोर्ट हॉल तक जाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया। कमरा संदिग्धों से पूछताछ के लिए है। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। आपको हॉल में इंतजार करना चाहिए। अनुशासनात्मक शूरवीर ने एलेक्स की ओर देखा। एलेक्स ने उसकी ओर देखा। मैं इसे समझता हूँ। फिर वह विक की ओर मोड़ा। बच्चे, चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे क्योंकि यह एक गलतफहमी है। अपने दादाजी की बातें सुनकर विक का तनाव शांत हो गया। उन्होंने दो अनुशासनात्मक शूरवीरों का अनुसरण किया। अंधेरे पूछताछ कक्ष में चांदी का कवच पहने एक दुबली पतली युवती ने विक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कवच ने उसके शरीर के सेक्सी उभारों को रेखांकित किया। यह एक आधिकारिक जांच है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर विक के दिल की बेचैनी शांत हो गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं इस समस्या को हल करने के लिए निश्चित रूप से आपके साथ काम करूंगा। अच्छी बात है, महिला ने सिर हिलाया। पिछली रात दिवंगत डीकन ह्यूई की पत्नी मैरी की घर पर हत्या कर दी गई। उनके बेटे केन ने आपको देखा। हालांकि नकाब था, कपड़ों ने आपको उजागर कर दिया। इसके अलावा पड़ोसियों और राहगीरों ने आपकी आकृति को डीकन ह्यूई के घर से बाहर आते और तेजी से एक गाड़ी में प्रवेश करते देखा है। सभी लोगों को ढूंढ लिया गया है और उन्होंने गवाही दी है। विक चौंक गया। यह एक गलतफहमी है। मैं डीकन ह्यूई या उसकी पत्नी को क्यों मारूंगा? मैं ऐसा कुछ करने के लिए पागल नहीं हूँ। यह एक सेटअप है। किसी ने मेरे जैसे ही कपड़े पहने हैं और मुझे फंसाया है। इसके अलावा कल मुझे किसी ने मारा और बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरा कोट गायब था। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है वे इस मामले के पीछे संदिग्ध होने चाहिए। उन्होंने जानबूझकर मुझे फंसाया है। युवती ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। क्या आप कल लीडो एवेन्यू में मॉलिन रूज कैबरे गए थे? हाँ, मैं कल दोपहर मॉलिन रूज में था। यही बात है, अगर मैं मॉलिन रूज में होता तो मैं डीकन ह्यूई की पत्नी को कैसे मार सकता था? अध्याय 195। कुछ भी असंभव नहीं है। मॉलिन रूज कैबरे से डीकन ह्यूई के घर तक जाने में 2 घंटे लगेंगे। एक युवा महिला ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी जांच के अनुसार आपने घर वापस जाने के लिए कल अपनी गाड़ी नहीं ली थी। जो शूरवीर आपको घर ले जाने वाले थे वे आपको मॉलिन रूज में नहीं मिले। इसके अलावा कई लोगों ने आपको कल विभिन्न सड़कों पर देखा था। बहुत सारे गवाह हैं। विक के माथे से छोटी छोटी फलियों जितनी बड़ी पसीने की बूंदें बह रही थीं। ये शर्मनाक है कि एक शूरवीर झूठ के साथ चीजों को छिपाने की कोशिश करता है। एक पाखंड, युवती ने निर्दयतापूर्वक ठंडे स्वर में कहा, हमने आपकी गंध की तलाश की है जो हमें उपनगरों के बाहर एक तालाब तक ले गई। घोड़े को मुक्का मारकर मार डाला गया। आपको अपनी ताकत से ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोट और पैंट गाड़ी के डिब्बे में पाए गए थे। हमारी जांच के अनुसार जब आप अपने घर वापस गए तो आपने एक अलग कोट पहना हुआ था। विक ने अपना मुंह खोला लेकिन पाया कि वह उसके दावों का खंडन करने में असमर्थ था। महिला द्वारा विवरण बताने के बाद उसे धीरे धीरे पता चला कि वह किस तरह की स्थिति में है। वह समझ गया कि जिन लोगों ने कल उस पर हमला किया था वे उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जेल जाए, सारे सबूत फर्जी बनाए गए। मैंने कहा कि मेरा कोट छीन लिया गया है और घर वापस आने से पहले मुझे नया कोट खरीदना होगा। विक ने फिर भी कहानी के अपने संस्करण पर जोर दिया। क्या आप अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे हैं? युवती ने उदासीनता से कहा, क्या आपको लगता है कि हम बिना निर्णायक सबूत के आपको आपके घर से बाहर निकालने आएंगे? हम बाद में आपकी गंदी नेक माफ़ी नहीं सुनना चाहते। उसकी बातें सुनते ही विकी का चेहरा बदल गया। उसने मेज पर झपट्टा मारा क्योंकि उसने उसके सुंदर चेहरे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्या आप कुलीनता का अपमान करने का साहस करते हैं? चेहरे पर तलवार के निशान वाला अनुशासनात्मक शूरवीर तुरंत आगे बढ़ा और विक की कलाई पकड़ ली। अभिमानी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ हो? विकी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उनकी नज़रें एक दूसरे पर टिकी थीं। विकी का दिल कड़ा हो गया और धीरे धीरे उसने गुस्से पर काबू पा लिया और बैठ गया। अनुशासनात्मक शूरवीर ने पीछे मुड़कर युवती की ओर देखा। मिशेल, तुम्हें अपने भाषण पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभिजात वर्ग के पास आंतरिक दीवार के भीतर कोई विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन अपने शब्दों को दूसरों के कानों में न पड़ने दें। मिशेल ने पीछे मुड़कर विक की ओर देखा। ठीक है। नाइट की बातें सुनकर विक का दिल हैरान हो गया। उन्होंने अनुशासनात्मक स्थिति के बारे में सुना था लेकिन उन्हें शायद ही कभी देखा था।
इसके अलावा उसने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग भीतरी दीवार से निकले हैं। उस ऊंची दीवार के बारे में सोचते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने बार बार अपने दादा एलेक्स और अपने पिता हाबिल को ये कहते हुए सुना था कि उनके परिवार का जीवन भर का संघर्ष दीवार में घुसने के लिए था। मैंने झूठ नहीं बोला, विक ने मिशेल की आंखों में देखा। उसने झिझकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह अपने दिल की ईमानदारी को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मैं नाइटहुड के आदेश की शपथ लेता हूं, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे असुर की यातना सहने दो। असुर यातना वह तरीका था जिसका इस्तेमाल पवित्र चर्च अधिकांश दुष्ट अपराधियों के इलाज के लिए करता था। शरीर की खाल उतारकर जानवरों को खिला दी जाती थी। ये बेहद खूनी प्रक्रिया थी। नाइटहुड, मिशेल ने उपहास किया, मैंने बहुत से कैदियों को देखा है और उन्हें मार डाला है जो शूरवीर थे। कनिष्ठ, मध्यवर्ती और साथ ही वरिष्ठ स्तर के शूरवीर। एक शूरवीर और कुलीन के रूप में आपकी पाखंडी पहचान केवल नागरिक आबादी को मूर्ख बना सकती है। मजिस्ट्रेट की नज़र में केवल सबूत मायने रखते हैं। शूरवीर, अभिजात, यहाँ तक कि अगर सबूत से पता चला कि पोप खुद दोषी थे तो शासन नहीं बल्कि मौत होगी। विक का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया क्योंकि उसे पता था कि वह पागल अनुशासनात्मक शूरवीरों से मिला था। वह इस बात से अप्रसन्न थे कि उनके परिवार को उनके निर्देशक पर कब्जा हो सकता है। हालांकि वह जानता था कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसे अपना कड़वा स्वर बदलना पड़ा, मेरे साथ अन्याय हुआ। हालांकि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैंने वास्तव में उन्हें नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। क्या आप राज उगलना नहीं चाहते? मिशेल ने थोड़ा व्यंग्य किया और दूसरे अनुशासनात्मक शूरवीर की ओर देखा, गवाहों को लाओ। तलवार के निशान वाले अनुशासनात्मक शूरवीर ने मजिस्ट्रेट को गवाहों को लाने का आदेश दिया। विकी का दिल ठंडा था। हालांकि वह एक कुलीन परिवार का युवा मास्टर था, वह जानता था कि इस बार उसे हमेशा के लिए फंसाया गया है। यदि अदालत के पास सबूत थे तो संभव है कि उन्होंने इस सकस के कठपुतली उस्तादों पर विश्वास कर लिया हो। इसके अलावा यदि सबूत निर्णायक था तो उसके लिए खुद को सही ठहराने का कोई मौका नहीं था। जल्द ही एक खूबसूरत महिला को अंदर लाया गया। चेहरे पर तलवार के निशान के साथ अनुशासनात्मक शूरवीर ने महिला से पूछा, क्या ये वह है? खूबसूरत महिला ने विक की ओर देखा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा था। हाँ, वह वही है। महिला को देखकर विक दंग रह गया। वह गुर्राया, कुतिया, मुझे फंसाने के लिए तुम्हें किसने खरीदा? कौन? शांत, मिशेल ने खर्राटा लिया। इस खूबसूरत महिला को घूरते हुए विक ने अपने होंठ काटे। तलवार के निशान वाला अनुशासनात्मक शूरवीर खूबसूरत महिला के सामने आया और विक की ओर देखा। क्या वह कल मॉलिन रूज में आपकी साथी थी? विक ने जो कहा उसे सुनकर वह दंग रह गया। क्या? अनुशासनात्मक शूरवीर को गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने फिर से प्रश्न दोहराते हुए सहन किया। विक ने पहले सोचा कि महिला को किसी और ने उसे फंसाने के लिए खरीदा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि ऐसा नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा, आशा थी। हाँ, कल दोपहर वह मॉलिन रूज में मेरी पार्टनर थी। वह गवाही दे सकती है कि मैं वहाँ था। वह मेरी गवाह है। मिशेल ने उपहास किया, हम जानते हैं कि आपका साथी वह है, लेकिन क्या तुम्हें ये बात याद है? उसने कागज़ खोला और एक हार निकाला और विक को दिखाया। विक चौंका, ये वह हार है जो मैंने उसे दिया था। मिशेल ने व्यंग्य किया, सबूत अब निर्णायक हैं। आप दोषी हैं। अध्याय 196। मिशेल की बात सुनकर विक पूरी तरह से चौंक गया। स्वीकारोक्ति? मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं क्यों स्वीकार करूं? मिशेल अधीर थी। ये कंगन डीकन ह्यूई की पत्नी की हत्या के स्थान पर पाया गया था। गंध के अनुसार यह वास्तव में उसका है। विक ने घूरकर कहा, हार हत्या स्थल पर पाया गया था। कैसे? आप संदेह क्यों कर रहे हैं कि मैंने उसे नहीं मारा है? शायद यह वही है। महिला डर गई। बकवास कहना बंद करो। कल उन्होंने साबित कर दिया कि हत्यारा एक आदमी है। तुम्हारे फेंके हुए कपड़ों पर शराब के दाग थे। मैंने उन्हें देखा है। इसके अलावा तुमने कल मेरे गले से हार चुरा लिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे इसका पता चला। मैंने तुम्हें खोजा लेकिन तुम नहीं मिली। विक उसे एकटक देखता रहा जबकि उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे फंसाने की कैसी खतरनाक योजना बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि बेहोशी की हालत में किसी ने उसकी जगह ये हरकत की है। मुझे पता है, विक ने उत्तेजित स्वर में कहा, हत्यारा वह व्यक्ति है जिसने कल मुझे मारा था। शराब? मैं अपने कपड़े साफ करने के लिए बाथरूम में गया था लेकिन बेहोश हो गया था। उस व्यक्ति ने मेरा रूप धारण करके उसका हार चुरा लिया होगा। इसके अलावा वह वही व्यक्ति होगा जिसने मेरे खिलाफ बहाना बनाने के लिए खुद को अलग अलग जगहों पर दिखाया है। डेकन की पत्नी की हत्या करने के बाद उसने जानबूझकर हार को घटनास्थल पर रख दिया है। मिशेल ने उपहास किया, विचार बहुत अच्छा है लेकिन सभी सबूत आपकी ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे अपनी कहानी खत्म करने दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको फंसाया गया है। विक चिंतित था। निश्चित रूप से मुझे फंसाया गया है। आप न्यायप्रिय और सख्त होने के लिए जाने जाते हैं। आप मामले की पूरी तरह से जांच क्यों नहीं करते? मेरे पास उन्हें मारने का कोई कारण नहीं है। मैं पागल नहीं हूं।
मैंने कभी भी डीकन या उसकी पत्नी के साथ रास्ते में मुलाकात नहीं की है। मुझे इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना चाहिए और उस स्थिति वाले किसी व्यक्ति को क्यों मारना चाहिए? मिशेल की भौहें सिकुड़ गईं। दरअसल ये जांच के सामने आया सबसे बड़ा संदेह था। मकसद हैरान करने वाला था। जांच के मुताबिक संभ्रांत युवक का डेकन को मारने का कोई मकसद नहीं था। इसलिए वे ये पता नहीं लगा सके कि विक ने डेकोन ह्यूई को मारने की कोशिश क्यों की। तलवार के निशान वाले अनुशासनात्मक शूरवीर ने मिशेल से कहा, ये थोड़ा गड़बड़ है। हमें इसकी फिर से समीक्षा करनी चाहिए ताकि हम मिलान परिवार को भी संतुष्ट करने के लिए एक कारण बता सकें। मिशेल ने विक की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा दी, फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी जांच के दौरान आपको अदालत में अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जाएगा। हम देखेंगे कि परिणाम क्या होगा। विकी का दिल कड़ा हो गया। उसे अपने अंडरवियर में ठंडा पसीना महसूस हुआ। वह कुर्सी पर बैठे बैठे थक गया था। इसके अलावा ये पहली बार था जब उसे लगा कि वह मौत के इतना करीब है। अल्पविराम। मिशेल और अन्य अनुशासनात्मक शूरवीर पूछताछ कक्ष से चले गए। मजिस्ट्रेट के 2 शूरवीरों ने विक को बाहर निकाला। दूसरे अनुशासनात्मक शूरवीर ने मिशेल की ओर देखा, ये संभव है कि उसे फंसाया गया हो। मिशेल की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि हमें अभी तक उसकी हत्या के मकसद का पता नहीं चला है, लेकिन सबूत निर्णायक हैं। ये सिर्फ बहाने हैं जो वह हमें बता रहा है। हर कैदी एक सही कारण और कहानी के साथ आता है, लेकिन अंत में यह एक कहानी है। दूसरे अनुशासनात्मक शूरवीर ने सिर हिलाया, ये सच है, लेकिन हमें अभी भी जल्द से जल्द हत्या के लिए उसके मकसद का पता लगाने का प्रयास करना होगा ताकि मिलान परिवार को कहने के लिए कुछ न मिले। मिशेल ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, डीकन ह्यूई की हत्या ने हमें बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। अगर हम मामले को जल्द से जल्द हल नहीं कर सके तो मजिस्ट्रेट की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। अधिकतम 3 दिनों में उचित फैसला होना चाहिए। परिवार निश्चित रूप से बलि का बकरा ढूंढने और उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मैंने इस तरह की बहुत सारी चालें देखी हैं। जब तक वह सुरक्षित बाहर नहीं आ जाता, उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि उसे मार दिया गया है या नहीं। अनुशासनात्मक शूरवीर ने आह भरी, मुझे पता है, मुझे 3 दिनों में परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, मिशेल ने थोड़ा सिर हिलाया। इसी समय एक अधेड़ उम्र का बधिर वहां से गुजरा। उसके हाथ में सूचनाओं का ढेर था। मिशेल ने कहा, यह किसका मामला है? इतनी अधिक जानकारी क्यों है? मध्यम आयु वर्ग के डीकन ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बड़ा मामला नहीं है। 3 साल पहले डीकन ह्यूई ने एक मामले को संभाला था और अपराधी शिकायत करने आया है। वह मामले पर दोबारा सुनवाई चाहता है। वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। मिशेल ने पूछा, मामला किस बारे में है? शायद इसका डेकन ह्यूई की हत्या से किसी तरह का संबंध हो सकता है। यह मददगार हो सकता है। डीकन ने मना नहीं किया और समझाया, यह कोई बड़ा मामला नहीं है। 3 साल पहले मिलोन कंसोर्टियम के एक शिकारी ने मिलान परिवार से लोंग शानरूबी चुरा ली थी और उसे 230 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अब उसे एक रईस ने जमानत दे दी है और उसने सजा के खिलाफ अपील की है। मिशेल और तलवार के निशान वाला अनुशासनात्मक शूरवीर चौंक गए। जैसे ही उनकी आंखें चमक उठी, उन्हें एक विचार आया। ठीक है, धन्यवाद, मिशेल ने समाप्त किया और दूसरे अनुशासनात्मक शूरवीर से फुसफुसाया, इस व्यक्ति के साथ साथ उसके पीछे के अभिजात वर्ग की तुरंत जांच करें। इसके अलावा उन मामलों की खोज करें जब डीकन ह्यूई मिलान परिवार के मामलों में शामिल थे। दोनों ने कुछ चीज़ों को लेकर अटकलें लगाईं। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं क्योंकि आखिरकार उन्हें मामले को सुलझाने का सुराग मिल गया था। दोनों तुरंत अलग हो गए। मजिस्ट्रेट के कक्ष में डूडियन मेहमानों के लिए बने सोफे पर बैठा था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उंगली में हीरे की एक बड़ी अंगूठी थी। डूडियन को लगा कि वह व्यक्ति स्वभाव से कुलीन है। ये बूढ़ा आदमी एलेक्स मिलान था। डूडियन ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखी। अंकल, आप बहुत बूढ़े हैं। क्या आप भी किसी केस के लिए आए हैं? एलेक्स ने डूडियन की ओर देखा। उसने देखा कि किशोर ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन सिर हिला दिया। वह सोच रहा था कि विक को अदालत से बाहर निकालने के लिए सही लोगों को कैसे खोजा जाए। लगता है आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ गई है। डूडियन ने जारी रखा, क्या आपका परिवार आपके साथ नहीं आया? एलेक्स की भौहें सिकुड़ गईं। क्या बच्चे ने देखा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? उसने इतना खुलकर बोलने का साहस भी किया। जैसे ही उन्होंने कहा, उनका लहजा उदासीन था, छोटे लड़के, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे व्यवहार करना है। तुम्हारी उम्र के आसपास के बच्चों को मजिस्ट्रेट नहीं बनना चाहिए। डूडियन ने कंधे उचकाए, मैं दोषी नहीं हूं क्योंकि किसी और ने मुझे फंसाया है। लेकिन आपको देखकर मुझे विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से फंसाया जा रहा है। अंकल, लेकिन आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। अदालत निष्पक्ष है, इसलिए वे आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको निष्पक्ष फैसला मिलेगा। डूडियन की बात सुनकर एलेक्स का दिल थोड़ा सहज हो गया। उसने कहा, यह मैं नहीं बल्कि मेरा पोता है जिसे फंसाया गया है।
मुझे लगता है कि अदालत ये देख सकती है कि आप जैसा छोटा बच्चा किसी भी अपराध में शामिल नहीं है। डूडियन हंसे, मैं छोटा नहीं हूँ। एलेक्स हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। इसी समय एक अधिकारी डूडियन और एलेक्स की ओर आया। मिस्टर डीन कौन है? यह मैं हूँ, डूडियन ने उत्तर दिया। यह आपका नोटिस है। उस व्यक्ति ने डूडियन को पत्र दिया। डूडियन ने उठाया और पत्र पर नजर डाली। उन्होंने जो अपील की थी वह पारित हो गई थी। 2 दिन में कोर्ट लगेगी, इसलिए उसे वापस जाकर तैयारी करनी पड़ी। आप देखिए, मजिस्ट्रेट बहुत निष्पक्ष हैं। मुझे विश्वास है कि चाचा की समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, एलेक्स ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 197। भोर हो गई और सूरज रयान महल पर चमक गया। खामोश रात खत्म हो चुकी थी। नौकर एक के बाद एक उठ खड़े हुए। वे पानी लाते थे, कपड़े धोते थे, खाना पकाते थे वगैरह। डूडियन जल्दी उठकर भोजन कक्ष में भोजन करने के लिए चला गया। उसने बूढ़े फुलिन को उठकर नाश्ता बनाते देखा। इतना जल्दी? डूडियन ने देखा कि बूढ़ा फुलिन पहले से ही भोजन कक्ष में बैठा था। बूढ़े पितामह मुस्कुराए। बूढ़े लोग हमेशा कम सोते हैं। डूडियन एक कुर्सी उतार कर बैठ गया। फैक्ट्री को क्या हुआ? सब कुछ हमारी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है। मेलॉन कंसोर्टियम ने लगातार 2 दिनों तक हमारे कंसोर्टियम का उल्लेख नहीं किया ताकि हम आराम कर सकें। फिर उन्होंने एक आश्चर्यजनक हमला करने की कोशिश की। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक है। ओल्ड फुलिन हंसे और जारी रखा, हमारे संघ की प्रतिष्ठा बढ़ गई है क्योंकि हमने मेलॉन जैसे बड़े संघ को पीड़ित किया है। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं लगा सकते कि हमारे हाथ में कौन से कार्ड हैं। डूडियन मंद मंद मुस्कुराए। प्रसिद्धि एक मायने में अच्छी नहीं है क्योंकि दबाव आएगा। बूढ़े फुलिन ने उसकी ओर देखा। 2 दिनों के बाद अदालत आपके मामले को देखेगी। क्या आप तैयार हैं? मजिस्ट्रेट डीकन ह्यूई की हत्या का पता लगा रहे हैं और आपने अपील की है। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि वे आपके मामले को देखेंगे और किसी तरह इसे हत्या से जोड़ देंगे? उन्होंने मुझे पहली बार मजिस्ट्रेट के पास बुलाया था क्योंकि मैं संदिग्धों की सूची में था। डूडियन ने कहा, वे मुझे दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाएंगे क्योंकि खोजने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा अखबारों ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है कि कीलों पर लगा खून किसी कुत्ते का है, लेकिन किसी इंसान का नहीं। क्या वे कुत्ते को पकड़कर उसे सजा देंगे? बूढ़ा फुलिन मुस्कुराया, यह एक उत्कृष्ट कृति है। डूडियन ने कंधे उचकाए। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वे मुझे घूरेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बार ऐसे गवाह और सबूत हैं जो मिलान परिवार की ओर इशारा करते हैं। अगर वे जांच करें तो वे पा सकते हैं कि मैं मॉलिन रूज गया था, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि मैंने पत्नी की हत्या की। मजिस्ट्रेट के मुख्य नियम निष्पक्षता और सबूतों पर दृढ़ विश्वास हैं। संदेह और अटकलें व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ नहीं हैं। जब तक मिलान परिवार पूरी तरह से पूरे मजिस्ट्रेट को नहीं खरीदता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन उन सभी को खरीदना असंभव होना चाहिए। यह इस मामले में मजिस्ट्रेट के चेहरे पर एक तमाचा जैसा होगा। वे इतने मूर्ख नहीं हैं। बूढ़ा फुलिन चौंक गया। जो शब्द आपने देखे वे कानों को मधुर लगे। पवित्र चर्च सहित कोई भी संघ मजिस्ट्रेटों को नहीं खरीद सकता। लेकिन आप एक भारी संदिग्ध हैं। आपकी जांच की जाएगी। नहीं, यह मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा। डूडियन ने सिर हिलाया। बूढ़ा फुलिन आश्चर्यचकित था। जल्द ही? डीकन ह्यूई की हत्या हुए 1 महीना हो गया है। ये पहले से ही बहुत लंबे समय से किण्वित हो चुका है। मजिस्ट्रेट को चेहरा और सम्मान हासिल करना होगा। वे सिर्फ सबूतों के साथ जाएंगे और परिणाम देंगे। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने वास्तव में डीकन ह्यूई को मार डाला, उसके परिवार और दोस्तों के अलावा किसी को इसकी परवाह नहीं है। बूढ़े फुलिन ने डूडियन की ओर देखा। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? अखबार अच्छी चीज़ है। डूडियन मुस्कुराए। जिस तरह से डेकन ह्यूई के आसपास की घटनाओं को लिखा गया है उससे पता चलता है कि जानकारी की कमी है। वे हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं और रेखांकित करते हैं कि मजिस्ट्रेट कितना शक्तिशाली और चालाक है। पहली नज़र में ये सामान्य लगता है, लेकिन जिन घटनाओं के बारे में मुझे जानकारी है वे समाचार के विरुद्ध साबित हो रही हैं। उनकी प्रगति व्यर्थ है। बूढ़े फुलिन ने सिर हिलाया। ये बात वो समझ सकते थे। वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और जब बात उनके अपने संघ की आती थी तो मुख्य मुद्दों को कवर करने के लिए समाचार में कुछ अन्य चीज़ें रिपोर्ट करते थे। इसी समय अधेड़ उम्र की नौकरानी सुबह का अखबार लेकर आए। डूडियन ने पेपर छीन लिया। मिलान परिवार की संलिप्तता एक पूर्व निष्कर्ष है। यह मेरी शिकायत की सफलता की आधारशिला बन जाएगी। अनुशासनात्मक जांच में उन मामलों का गहन शोध किया जाना चाहिए जहां मिलान परिवार और डीकन ह्यूई शामिल थे। मेरे मामले की भी बारीकी से जांच की जाएगी। भले ही बुरुंग और मिलान परिवार ने संयुक्त रूप से मुझे फंसाया है, यह मेरी चादर साफ करने के लिए पर्याप्त होगा। बूढ़े फुलिन ने एक और अखबार भी उठाया और उसकी जांच की। उसने आह भरी। ये वास्तव में मिलान परिवार के लिए खत्म हो गया है।
स्कॉट कंसोर्टियम की नई एजेंसी और हुआशेंग कंसोर्टियम के तहत अन्य समाचार एजेंसियां डीकन की मौत में मिलान परिवार की भागीदारी को कवर कर रही हैं। स्कॉट कंसोर्टियम सतह पर पहले से ही मेलॉन कंसोर्टियम के प्रति शत्रुतापूर्ण है। अन्य कंसोर्टियम भी मेलॉन कंसोर्टियम से संबंधित समस्याओं को ढूंढने के लिए उत्सुक हैं। मिलान परिवार मेलॉन कंसोर्टियम का हिस्सा है और एक बड़ा शेयरधारक है। अब कुलपति का सबसे बड़ा बेटा वे एक प्रसिद्ध हत्या में शामिल हैं। वे इस तरह का अवसर नहीं चूकेंगे। डुडियन मुस्कुराया, जिस क्षण शिकार अपनी पूंछ दिखाएगा, तीरंदाज शॉट लगाने के लिए तैयार होंगे। बूढ़े फुलिन ने लड़के को गहराई से देखा। बाद वाले की फीकी मुस्कान के कारण उसे थोड़ी धड़कन और ठंडक महसूस हुई। वह जानता था कि बच्चा भविष्य में और भी अधिक अविश्वसनीय चीजें उजागर करेगा। शायद आप सही हैं, बूढ़े फुलिन ने धीरे से कहा। डुडियन ने उसकी ओर देखा और उसके होंठ एक बड़ी मुस्कान में बदल गए। अल्पविराम, मजिस्ट्रेट भवन, आर्टेमिस स्ट्रीट। मिशेल और तलवार के निशान वाला अनुशासनात्मक शूरवीर अभिलेखागार की खोज कर रहे थे। उन्होंने 3 या 4 मामले खोजे जिनमें डीकन ह्यूई और मिलान परिवार थे। कुछ घंटों बाद मिशेल के पास 3 फाइलें थीं। ये वे मामले हैं जहां डीकन ह्यूई ने पिछले 5 वर्षों में मिलान परिवार के मुद्दों पर शासन किया है। जब मिशेल ने जांच करने के लिए उन्हें एक एक करके खोला तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। विशालकाय दीवार कैलेंडर, वर्ष 302, काली बर्फ का मौसम, लोंगशान रूबी चोरी। विशाल दीवार कैलेंडर, वर्ष 303, तूफान का मौसम, मिलान खदान मामला। विशाल दीवार कैलेंडर, वर्ष 304, ब्लैक स्नो सीजन, मिलान हत्या मामला। जब मिशेल ने ऊपर से नीचे तक एक एक करके जांच करना शुरू किया तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अध्याय 198, लोंगशान रूबी, डीन नामक एक कनिष्ठ शिकारी के घर में पाई गई थी। विवरण पढ़ते समय मिशेल ने तलवार के निशान वाले अनुशासनात्मक शूरवीर की ओर देखा। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमने तब इस मामले की जांच की थी। डीन एक संदिग्ध था। वह मेलन कंसोर्टियम में एक नवागंतुक शिकारी था। वह बाहर से जादू के निशान पाने वाला पहला खोजी व्यक्ति था और उसे एक शिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। हाँ, वह सिर्फ एक कनिष्ठ शिकारी था। क्या किसी कनिष्ठ शिकारी के लिए मिलान परिवार के खजाने में से एक को चुराने का कोई तरीका है? शूरवीर ने अपना कंधा उचकाया, जब तक कि मिलान परिवार ने शूरवीरों के बजाय बकवास को भर्ती नहीं किया है। अन्यथा इसकी संभावना नहीं है। मिशेल उदास दिख रही थी। यदि उनकी मृत्यु नहीं होती तो हम इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि डीकन ह्यूई ने ऐसे कितने मामलों को संभाला था। तलवार के निशान वाले अनुशासनात्मक शूरवीर ने कहा, कोई भी धन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। भले ही ह्यूई एक बधिर था, वह दिन के अंत में एक इंसान था। उसके पास एक परिवार, बच्चे और एक पत्नी थी। इसके अलावा उसे जुआ खेलना पसंद था। उसने इतना खर्च किया लेकिन वह उतना पैसा नहीं कमा सका। वैसे भी गलत तो गलत है, कोई अन्य कारण तो एक बहाना है। मिशेल ने कहा, बच्चे को स्पष्ट रूप से फंसाया गया था। वह इतना विरोधाभासी फैसला कैसे दे सकता है? दूसरा शूरवीर मुस्कुराया, इस बारे में बाहर बात न करना ही बेहतर है, क्योंकि अभिजात वर्ग को इसकी भनक लग सकती है। चलो इसे भीतरी दीवार के लोगों के बीच ही रखें। आंतरिक दीवार का क्षेत्र इससे भी अधिक जटिल है। मिशेल ने भौहें चढ़ा दी और फिर कुछ नहीं कहा। उसने निम्नलिखित 2 मामले पढ़ना जारी रखा। अल्पविराम, विशाल हॉल, मिलन परिवार महल, टकराना। एलेक्स ने कप फर्श पर फेंक दिया। कप की कीमत दर्जनों चांदी के सिक्कों के बराबर थी। चाय जमीन पर बिखरी और लाल कालीन को भिगो दिया। उसने गुस्से में हाबिल की ओर देखा। कोई रास्ता नहीं, वह तुम्हारा बेटा है, लानत है। हाबिल का चेहरा उदास हो गया और उसने उत्तर दिया, मैंने मेल और बुरोंग परिवारों से भी संपर्क किया है। इसके अलावा उन्होंने कंसोर्टियम के सभी संसाधनों का उपयोग किया है। हम उच्च स्तरीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट के उपयाजकों से संपर्क कर सकते थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक उपयाजक की हत्या कर दी गई थी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा अन्य कंसोर्टियम समाचार पत्र मजिस्ट्रेट पर दबाव बनाने के लिए जनता की राय का मार्गदर्शन और प्रभावित कर रहे हैं। स्कॉट कंसोर्टियम इस मामले में विशेष रूप से सक्रिय है। हाबिल की उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। अन्य संघ भी दबाव डाल रहे हैं। वे सीधे मानते हैं कि विक हत्यारा है। अदालत के भीतर एकत्र किए गए साक्ष्य सभी के लिए खुले हैं, इसलिए हर कोई इसका विश्लेषण कर रहा है। अगर हम पर्याप्त सबूत या किसी अन्य तरीके से आते हैं तो वे उसे रिहा नहीं करेंगे। एलेक्स ने कहा, मुझे कुछ मत बताओ, मैं अपने पोते को बाहर चाहता हूँ। क्या तुम समझ गए? बाहर। हाबिल का मुंह थोड़ा सा हिल गया। मैं जाऊंगा और मजिस्ट्रेट से संपर्क करूंगा। फिर समारोह का पालन किए बिना वह घूम गया और चला गया। हॉल में कई अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं थीं। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक आगे आया, पिताजी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर चिंतित और तनावग्रस्त हो रहा है। मैं छोटे विकी को बचपन से जानता हूँ। वह एक ईमानदार शूरवीर है।
मुझे यकीन है कि वह कभी भी इतना जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगा और उस पर अमल नहीं करेगा। एलेक्स ने उसे घूरकर देखा। तुम्हारे साथ क्या मामला है? अगर उसने ऐसा किया तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। एक उपयाजक मर गया, इसलिए वह मर गया। मैं चाहता हूं कि मेरा पोता बाहर हो जाए। हमें बलि का बकरा मिलना चाहिए। अधेड़ उम्र के आदमी का गला दबा दिया गया। वह मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। अल्पविराम, अल्पविराम। 2 दिन बाद सुबह 7:35 बजे भूरे विकिरण वाले बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया था। एक गाड़ी धीरे धीरे आकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ी हो गई। गाड़ी से 2 आकृतियां निकलीं। वे डुडियन और ओल्ड फुलिन थे। डुडियन के इनकार के बावजूद ओल्ड फुलिन ने जमानतदार के रूप में आगे आने का फैसला किया है। एक पुराने अभिजात वर्ग के रूप में उनकी भागीदारी डुडियन की अपील में थोड़ी और सफलता जोड़ सकती है। डुडियन ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले गाड़ी से बाहर कूदे। फिर उसने बूढ़े फुलिन के वृद्ध शरीर को गाड़ी से नीचे उतारने में मदद की। वह उसे सीढ़ियों तक ले गया और वे मजिस्ट्रेट के पास गए। 2 मामले हैं जिनका फैसला आज अदालत द्वारा किया जाएगा। पहला खत्म होने के बाद आपकी बारी होगी। डुडियन से मिलने आए एक अधिकारी ने कहा। अदालत कक्ष बहुत विशाल स्थान था। ये पुराने जमाने का चर्च जैसा था। इस समय वहां बहुत सारे लोग थे। उनमें से अधिकांश कंसोर्टियम की समाचार एजेंसियों से संबंधित थे। वे स्कॉट कंसोर्टियम से हैं। वे लोग ग्रीन कंसोर्टियम से हैं। बूढ़े फुलिन ने अलग अलग पंक्तियों में बैठे लोगों की ओर इशारा किया और डुडियन से उनकी उत्पत्ति का परिचय दिया। डुडियन ने गुप्त रूप से फोरिन की दृष्टि की प्रशंसा की। वह प्रतीत होता है कि बूढ़ा था और उनमें से अधिकांश श्रेयान महल के भीतर रहता था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अदालत कक्ष में बैठे लगभग सभी लोगों से परिचित होगा। उसने चुपके से नोट कर लिया। कुछ देर बाद प्रवेश द्वार पर हलचल मच गई। डुडियन और ओल्ड फुलिन ने मुड़कर देखा। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में 7 व्यक्तियों का एक समूह उस स्थान में प्रवेश कर रहा था। उसके पीछे काला सूट पहने एक और अधेड़ उम्र का आदमी था। बाकी लोग चुपचाप उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे चल रहे थे। उसे एलेक्स कहा जाता है। वह मिलान परिवार का पुराना पितामह है। बूढ़ा फुलिन फुसफुसाया। डुडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। उनके पीछे उनका बेटा हाबिल है जो मिलान परिवार का मुखिया भी है। लड़का बहुत चतुर है लेकिन उसके बेटे को अपने पिता से गुण विरासत में नहीं मिले हैं। डुडियन ने कहा, जरूरी नहीं कि एक बुद्धिमान पिता होना अच्छी बात हो। वास्तव में छोटे लड़के ने पुराने पितृसत्ता का अनुग्रह अर्जित किया था, इसलिए वह एहसानों और प्रशंसाओं से घिरा हुआ था। अनिवार्य रूप से वह एक बिंदु पर फट जाएगा। एलेक्स और एबेल सामने की स्थिति में बैठने के लिए आए। वे मेल और ब्यूरन परिवारों के उच्च स्तरीय बटलर हैं। अन्य परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओल्ड फुलिन ने धीमे स्वर में कहा। डुडियन ने सिर हिलाया। मेल और बुरोंग परिवार के मुखिया वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आकर गंदे पानी में नहीं मिल सकते थे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का समर्थन दिखाना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिक लोग आते गए, आधिकारिक सुनवाई 9 बजे शुरू हुई। सफ़ेद रेशमी वस्त्र पहने हुए 3 लोग, जिन पर सोने की कढ़ाई थी, दरबार के ऊपर बैठे थे, जो कि शासन कर रहे थे। पहले मामले के कारण की घोषणा करने के बाद शूरवीर एक व्यक्ति को मेज पर ले गए। वह व्यक्ति विकी था। 2 दिन पहले ही विक में अहंकार का माहौल झलक रहा था, लेकिन अभी वह थोड़ा गंदा लग रहा था। उसके बालों में कंघी नहीं की गई थी और वह हमेशा की तरह चमकदार नहीं दिख रहे थे। वह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। अध्याय 199। विक उसके शरीर को घसीटकर अदालत कक्ष में ले गया। उनकी आंखों ने दर्शकों को खोजा और अपने पिता हाबिल और दादा एलेक्स को पहले टॉवर पर पाया। उसकी आंखों में मदद की याचना थी। एलेक्स ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, मेरे बच्चे से मत डरो। तुम्हारे दादा तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही वापस देंगे। विकी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने महसूस किया कि आपदा के क्षण में उनके दादाजी ने उनकी कितनी देखभाल की थी। हालांकि उसका हृदय आत्मग्लानि और लज्जा से भरा हुआ था। वह उन लोगों से नफरत करता था जिन्होंने उसे हत्या के लिए फंसाया था। विक बैठा हुआ था। एक उपयाजक ने हथौड़ा मारा और ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। लोग विक की ओर इशारा कर रहे थे और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। हालांकि डीकन के आदेश के बाद उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। जांच 4 अनुशासनात्मक अधिकारियों और 2 उपयाजकों द्वारा की गई थी। वर्तमान निर्णय। इस महीने की 18 तारीख को मिलान परिवार के श्री विक मिलान ने दिवंगत उपयाजक ह्यूई के घर में घुसकर उनकी पत्नी की हत्या कर दी। क्या आप दोषी मानते हैं? बूढ़ा दुबला पतला पादरी, जो बीच में बैठा था और विक को देख रहा था, उसने विक की आंखों में देखते हुए उदासीनता से कहा, मैं नहीं करता। विक चिल्लाया, मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं एक शूरवीर हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात काट दी। चुप। कल दोपहर को नाइट हॉल ने आपकी नाइटहुड से वंचित कर दिया है। विकी का चेहरा सख्त हो गया था। उन्होंने अपने पिता और दादा के पास वापस शुरुआत की। वह एक कुलीन परिवार में पले बड़े थे और जानते थे कि नाइटहुड की पहचान से वंचित होने का क्या मतलब होता है।
यह कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन संभवतः वे बाहर से दबाव का सामना कर रहे थे। इसलिए नाइट हॉल को निर्णय लेना पड़ा। उनका निर्णय उसे उसकी पहचान से वंचित करना था। डीकॉन ह्यूई के बेटे केन ने तुम्हें अपनी मां को मारते हुए देखा है। इसके अलावा जब तुम घबराकर चले गए तो पड़ोसियों ने तुम्हें देख लिया था। इसके अलावा तुमने वह हार छोड़ दिया है जो तुमने पहले चुराया था। गवाह और सबूत हैं। क्या तुम दोषी मानते हो? एक दुबला पतला बूढ़ा चिल्लाया। अपनी मुट्ठियां भींचते ही विकी का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे लगा कि वह खुद दुनिया के खिलाफ जा रहा है। मुझे फंसाया गया था। आप डीकन ह्यूई के बेटे को मेरा सामना क्यों नहीं करने देते? अगर मैंने वास्तव में उसकी मां को मार डाला तो मैंने उसे क्यों नहीं मारा? इसके अलावा आप कह रहे हैं कि मैंने एक हार चुराया है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। हमारे मिलान परिवार ने कीमती पत्थरों का व्यवसाय शुरू किया। मैंने सभी प्रकार के दुर्लभ रत्न और पत्थर देखे हैं। मैं हार क्यों चुराऊंगा? स्लिम बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। शायद आपने केन के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपने उसे नहीं मारा। हार क्यों चुराया? कारण सरल है। शायद आपने सोचा था कि हार का मूल्य एक मॉलिन रूज नर्तक को देने के लिए बहुत अधिक था। शायद यह आपका व्यक्तिगत शौक भी है। चोरी। इसके अलावा गवाह का कहना है कि आपने हार चुराया है और यह डेकन ह्यूई के घर में दिखाई दिया। यह मनगढ़ंत नहीं हो सकता। जैसे ही विक ने उसकी बातें सुनी तो उसे लगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है, लेकिन वह हंसा नहीं। उसके भीतर फूट रहे गुस्से ने उसकी छाती को लगभग जला ही दिया। वह समझ गया कि जब सबूत सामने आ जाते हैं तो विश्वास और सच्चाई का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। स्पष्टीकरणों का कोई महत्व नहीं था, बल्कि उन्हें एक आवरण के रूप में लिया गया था। उसने अपनी मुट्ठियां मजबूती से भींच लीं और कहा, मैं चाहता हूं कि डीकन ह्यूई का बेटा मेरा सामना करे। बूढ़े व्यक्ति ने विक की ओर देखा और फिर मजिस्ट्रेट के एक शूरवीर की ओर देखा। लड़के को लाओ। नाइट ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद एक युवा लड़के को शूरवीर द्वारा अदालत कक्ष में ले जाया गया। छोटे लड़के की उपस्थिति ने विभिन्न समाचार एजेंसियों के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उसका रिकॉर्ड ले लिया। केन, कृपया बताएं कि क्या हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने केन की ओर देखा और शांतिपूर्ण स्वर में बोला। केन ने थोड़ा सिर हिलाया और विक की ओर घृणा भरी आंखों से देखा। विक ने देखा कि बच्चा कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए उसने बच्चे के सामने बात करने का अवसर लिया। लड़के, क्या तुम्हारी याददाश्त अच्छी है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे देखा? मेरा चेहरा। केनो ने उसे घूर कर देखा। जब तुमने मेरी मां को मारा तब तुमने नकाब पहना हुआ था, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़े याद हैं। विक गुस्से में था। बच्चे, अगर मैंने तुम्हें मार दिया मां, तो मैंने तुम्हें भी क्यों नहीं मारा? उसने कहा और लगभग बच्चे का गला घोंटकर मार डालना चाहता था। केनो ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने मुझे नहीं पाया। मैं एक शूरवीर हूं। मैं घर में बच्चे की उपस्थिति का पता कैसे नहीं लगा सका? मैंने कहा, मैं छिप रहा था। केन चिल्लाया, मैं अपनी मां के साथ लुका छिपी खेल रहा था, इसलिए तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। विक का लगभग दम घुट गया था। वह अवाक रह गया। डूडियन ने छोटे लड़के की ओर देखा। वह कुछ आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि बच्चा झूठ क्यों बोलेगा। उसने आह भरी। नफरत वाकई इंसान को पागल बना सकती है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी पागल हो जाएगा। अब सबूत निर्णायक है। क्या आप दोषी मानते हैं? विक गुस्से में गुर्राया, मैंने नहीं मारा। मैं दोषी नहीं मानता। मैं दोषी नहीं मानूंगा। एलेक्स धीरे से खड़ा हुआ और दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति से कहा, आपका सम्मान। आपको मजिस्ट्रेट की ओर से निष्पक्षता दिखानी होगी। मामले की गंभीरता से जांच की जानी थी। मेरे पोते को दूसरों द्वारा फंसाया गया था। वाणिज्यिक साधनों का इस्तेमाल सच्चाई को दबाने के लिए किया गया था और इसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण रूप से हमारे परिवार का बदला लेना था। मेरा पोता एक शूरवीर था, हालांकि अब वह वंचित है, लेकिन वह एक ईमानदार शूरवीर था। वह किसी की हत्या नहीं करेगा। क्या वह है? दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, यदि कोई शूरवीर के रूप में अपनी पहचान से वंचित है तो वह शूरवीर कहलाने के योग्य नहीं है। शूरवीर गौरवशाली और न्यायप्रिय होते हैं। वे पवित्र प्रकाश से घिरे होते हैं। अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो विक ने हमेशा मॉलिन रूज जैसे कैबरे को प्राथमिकता दी है। क्या एक शूरवीर का व्यवहार यही है? एलेक्स थोड़ा दब गया था, लेकिन वह कभी किसी उपयाजक या मजिस्ट्रेट की हत्या नहीं करेगा। ये निश्चित रूप से एक साजिश है। उसे फंसाया गया है। कोई सबूत नहीं है, मत बोलो। बूढ़े दुबले पतले आदमी की नज़र उस पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग समान थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा। कौन कहता है कि कोई सबूत नहीं है? हाबिल, जो हर समय चुप रहता था, उठ खड़ा हुआ। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हमारे मिलन परिवार ने एक निजी जांच की है और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अब यहाँ लाया जाएगा। उनकी इस बात से कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने दुबले पतले बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़े का चेहरा बदसूरत हो गया। सबसे पहले, यदि कोई मजिस्ट्रेट हत्यारे को नहीं पकड़ सका, लेकिन एक साधारण अभिजात वर्ग पकड़ सकता है।
ये बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं था। अगर उन्होंने सचमुच असली हत्यारे को पकड़ भी लिया तो यह मजिस्ट्रेट व्यवस्था के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। ये और भी शर्मनाक था। बूढ़े पादरी ने ठंडे स्वर में कहा, हत्यारे को पकड़ लिया? हाँ बिल्कुल, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है, हाबिल ने कहा। बूढ़ा फुलिन फुसफुसाया, बलि का बकरा। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अध्याय 200। बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत है कि अपराधी का विकल्प प्रस्तुत करना अपराध को कवर करने के समान है। इसके गंभीर परिणाम होंगे। हाबिल की पलकें नहीं हिली क्योंकि उसने बूढ़े उपयाजक की ओर देखा। हमने इस आदमी को पकड़ लिया। यातना के बाद हमें उसके स्वयं के कबूलनामे से पता चला कि उसने हत्याएं कैसे की। हम चाहते हैं कि उपयाजक पुष्टि करें। इसके अलावा हमारा परिवार कभी भी किसी भी अपराधी को नहीं छिपाएगा। हाबिल का चालाकीपूर्ण उत्तर सुनने के बाद उस दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ क्षण बाद कथित हत्यारे को अदालत कक्ष में लाया गया। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो अपने पैर की उंगलियों को नीचे देख रहा था। उसके साथ मजिस्ट्रेट के 2 शूरवीर और एक उच्च पदस्थ न्यायाधीश थे। उच्च पदस्थ न्यायाधीश अदालत में आए, दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की ओर थोड़ा झुके और कहा, हमने बुनियादी जानकारी और उस व्यक्ति के स्वयं के कबूलनामे का सत्यापन किया। वह वही था जिसने डीकन ह्यूई और उसकी पत्नी की हत्या की थी। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, सबूत। उच्च रैंकिंग न्यायाधीश ने थोड़ा सिर हिलाया और जानकारी का एक रोल निकाला। अपराधी नोल्टे, 36 साल का। वह एक शूरवीर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उसे नाइट हॉल से अपना सम्मान पदक नहीं मिला। 5 साल पहले उसकी पत्नी काली मौत से पीड़ित थी और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी एक ही बेटी बची थी। वह यहीं रुका और आगे बोला, नोल्टे ने अपराध करना कबूल कर लिया। 5 साल पहले डीकन ह्यूई की गाड़ी ने उसकी मरणासन पत्नी को टक्कर मार दी थी। नोल्टे ने अपनी पत्नी की मौत के लिए ह्यूई को जिम्मेदार ठहराया है। उसने गुप्त रूप से ह्यूई के ठिकाने की जांच की थी और बदला लेने की कोशिश की थी। डीकन ह्यूई को मारने के बाद वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए बाद में वह चुपचाप उसके घर में घुस गया और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उच्च पदस्थ न्यायाधीश ने जारी रखा, सबूत उसके घर में थे। हमें वहां सूखे खून से सने हुए स्पाइक्स मिले। इसके अलावा नोल्टे से परिचित लोगों ने पुष्टि की कि वह कुत्तों के साथ गंभीर रूप से दुर्व्यवहार करना पसंद करता है। कुत्ते के खून से संक्रमित स्पाइक नोल्टे द्वारा आवारा कुत्तों को मारने का परिणाम था। पहला अंतर्ज्ञान ये था कि परिवार ने हत्यारे को बदलने की कोशिश की थी, अन्यथा उन्हें ये शूरवीर पहले ही मिल गया होता। प्रिय डीकन, अब सबूत निर्णायक हैं और अपराधी यहाँ हैं। आप मेरे बच्चे को रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा कि उसने कहा, हाबिल बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और फिर उच्च पदस्थ जज की ओर मुड़ा। उसने कंगन वाले दृश्य को कैसे समझाया? उच्च पदस्थ न्यायाधीश ने अधेड़ उम्र के शूरवीर की ओर देखा। उसने कहा कि उसने ये कंगन मॉलिन रूजे के सामने उठाया था। क्या आपका मतलब है नर्तकी झूठ बोल रही थी? बूढ़े ने गुस्से में हथौड़ा मारा, उसे ऊपर आने दो। जल्द ही नर्तकी लड़की अदालत कक्ष में आई क्योंकि उसका चेहरा सफ़ेद नकाब से ढका हुआ था। उसने डरते डरते हाबिल की ओर देखा, फिर बूढ़े आदमी की ओर देखा। डीकन, मैं नशे में थी और काम के कारण थोड़ा चक्कर आ रहा था। मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। बूढ़े ने उसकी बात काट दी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे ले जाओ। नर्तकी अदालत कक्ष से बाहर चली गई। एलेक्स ने अपनी छड़ी से इधर उधर खेला। अब सच्चाई सामने आ गई है। मुझे उम्मीद है कि मजिस्ट्रेट न्याय को खत्म कर सकते हैं। दुबला पतला बूढ़ा आदमी अन्य उपयाजकों के साथ फुसफुसाने के लिए मुड़ा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। अचानक 2 साए कोर्ट रूम में दाखिल हुए। यह मिशेल और तलवार के निशान वाला अनुशासनात्मक शूरवीर था। मिशेल ने दुबले पतले बूढ़े डेकन की ओर देखा। सर, कृपया हमें अपराधी से पूछताछ करने दीजिए। बूढ़े आदमी ने देखा कि वह आगे आए है तो उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें जांच के लिए 15 मिनट दूंगा। नहीं, हाबिल उठ खड़ा हुआ और उदास स्वर में बोला, सत्य दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है। अपराधी ने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है। आप क्या जांच करना चाहते हैं? आप मजिस्ट्रेट को कब से आदेश दे रहे हैं? मिशेल ने उसकी ओर देखा। आप? हाबिल ने उसे घूर कर देखा। बूढ़े ने आदेश दिया, उसे ले जाओ। फिर उसने हाबिल की ओर देखा। इस मामले में बहुत सारे सबूत हैं, हमें प्रत्येक की पुष्टि करने की आवश्यकता है। हाबिल का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा जिसे मिशेल ने नीचे खींच लिया था। बूढ़े फुलिन ने अदालत कक्ष में तत्काल परिवर्तनों को देखा। उसने डूडियन से फुसफुसा कर कहा, ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट ने विक को हत्यारे के रूप में पहचान लिया है। वे 2 अनुशासनात्मक शूरवीर इस बलि का बकरा लेंगे और उसे थोड़ा यातना देंगे। सच सामने आ जाएगा। डूडियन ने शांति से कहा, एक बधिर की हत्या कर दी गई। वे ऐसी बात को ऐसे ही चलने देंगे? उन्हें अपनी भविष्य की सुरक्षा की भी चिंता होगी। बूढ़ा फुलिन चौंक गया क्योंकि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था।
उसने 3 डीकनों की ओर देखा जो अदालत कक्ष में अध्यक्षता कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। कुछ क्षण बाद मिशेल और अनुशासनात्मक शूरवीर तलवार के निशान के साथ वापस आ गए। अधेड़ उम्र का शूरवीर कांप रहा था और कांप रहा था। उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह लगातार बैठे हुए थे और उनका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। सर, पूरी जांच के बाद पता चला कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मिशेल ने झुकते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। कृपया विस्तार से बताएं। हाँ, मिशेल ने सिर हिलाया और सभी की ओर मुड़ी। जांच के बाद उस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि उसे हत्यारे को कवर करने के लिए काम पर रखा गया था। उनसे कहा गया था कि जेल जाने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसे ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, इसीलिए वह ऐसा करने को तैयार था। हाबिल, एलेक्स और विक का चेहरा बदसूरत हो गया। बूढ़े पादरी ने राहत की सांस ली। किसने काम पर रखा? मिशेल ने हाबिल और एलेक्स की ओर देखा और कहा, उसने कहा कि वह विपरीत पार्टी का नाम और रूप नहीं जानता। बूढ़े फुलिन ने अफसोस की सांस ली। उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। वह फुसफुसाए, इस मिलान परिवार ने काम सावधानीपूर्वक किया है। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे पछतावा भी था। अगर अधेड़ उम्र के शूरवीर ने कहा कि मिलान परिवार ने उसे काम पर रखा है, तो इससे मिलान परिवार और मिलोन कंसोर्टियम दोनों को भारी झटका लगेगा। ऐसा लगता है कि कंसोर्टियम के कुछ लोगों को इस तरह के घटनाक्रम की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। बूढ़े डेकन ने एलेक्स की ओर देखा। अब चीज़ों की गहन जांच हो चुकी है। मैं मिलान परिवार के विक मिलान को सजा देता हूं। उसने डीकन ह्यूई और उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। अनुच्छेद 28 के अनुसार मैंने उसे 1 वर्ष की जेल के बाद मौत की सजा सुनाई। उसे तुरंत कैद कर थॉर्नफ्लावर जेल भेज दिया जाएगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने हथौड़ा मारा और मामला शांत हो गया। पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं थी। तत्काल निर्णय हाबिल और अन्य लोगों के चेहरे पर एक तमाचा जैसा था। कुछ समय के लिए वे स्तब्ध और वाक्य से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मजिस्ट्रेट इतना निर्णायक होगा। विक का दिमाग काला पड़ गया। उसने अपने पिता और दादा की ओर देखा, जिनके चेहरे पर लार टपक रही थी। उसका दिल बैठ गया और निराशा पागलपन की हद तक घर कर गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं दोषी नहीं हूँ। मेरी गलती नहीं है। मुझे फंसाया गया था। आहा, पैट! उसकी दहाड़ अचानक बंद हो गई। मिशेल का थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा था। भारी बल के कारण वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। मिशेल ने लहराया, उसे दूर ले जाओ। 2 शूरवीर आए और विक को उसके कंधे से पकड़ लिया और अदालत कक्ष से बाहर ले गए। आखिरकार खत्म हुआ। बूढ़े फुलिन को थोड़ी थकान महसूस हुई। डूडियन ने विक की ओर देखा, जिसे घसीट कर ले जाया गया था। मुझे आशा है कि वह अपने शरीर की देखभाल कर सकता है। बूढ़ा फुलिन मुस्कुराया, तुम्हें थोड़ी सहानुभूति है। डूडियन मुस्कुराया, अब मेरी बारी है। बूढ़े फुलिन ने सिर हिलाया, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। डूडियन मुस्कुराया,